Yes, hello students. Am I audible and visible to all of you? Am I audible and visible? Okay, very good. Perfectly fine. चलिए, so guys, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन और प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का रूल ऑफ हिडन या रूल ऑफ मिसचीफ देखा था. हिडन्स रूल, मिसचीफ रूल और पर्पसिव रूल, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हिडन्स रूल का. तो हिडन्स रूल बेसिकली 4 फैक्टर पे बेस्ड है कि किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन 4 फैक्टर्स पे बेस्ड होता है. आपको देखना है कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर passing of a particular act. Second, what was the defect that common law did not provide for. Third one was what was the remedy provided by the legislature to remove the defect. And the fourth one was what was the reason behind the remedy. इसमें हम लोगों ने एक केस लॉ देखा था स्मिथ वर्सेस ह्यूज का, जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स को सॉलिसिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि कोई भी प्रोस्टिट्यूट स्ट्रीट पे आके या पब्लिक प्लेस पे आके सॉलिसिट नहीं कर सकती है, बिकॉज दैट लीड्स टू हैरासमेंट ऑफ द पीपल. तो जो थेरेसा स्मिथ थी, उनके ऊपर यह आरोप लगा कि आप इस एक्ट का वायलेशन कर रही है, इस प्रोविजन का वायलेशन कर रही है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है. तो थेरेसा स्मिथ ने कहा कि माय लॉर्ड, एक्ट में लिखा गया है कि आप स्ट्रीट में या पब्लिक प्लेस में सॉलिसिट नहीं कर सकते. मैं तो अपनी बालकनी में खड़े होकर, मैं तो अपनी खिड़की से सॉलिसिट कर रही हूँ. खिड़की और जो बालकनी है वो तो प्राइवेट प्लेस में आता है, वो तो पब्लिक प्लेस या स्ट्रीट के डेफिनेशन में नहीं आता है. अब अगर कोर्ट इसमें रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करती तो ये जो डिसीजन है ये फेवर में जाता स्मिथ के, मतलब जो प्रोस्टिट्यूट थी उनके. लेकिन ये फैसला किसके पक्ष में गया? ये फैसला गया सरकार के पक्ष में. क्यों? क्योंकि यहां पे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं किया गया, यहां पे हिडन्स रूल अप्लाई किया गया, जिसके तहत ये देखा गया कि इस पर्टिकुलर एक्ट जो स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट था उसका मेन पर्पस क्या था. उसका मेन पर्पस था लोगों को हरासमेंट से बचाना. जो हरासमेंट एक डिफेक्ट था सोसाइटी में कि लोग की जो प्रोस्टिट्यूट्स है वो राहगीर जो थे उनको क्या कर रहे थे, सॉलिसिट कर रहे थे, जिससे उनका हरासमेंट. द डिफेक्ट वाज हरासमेंट and the street offenses act was removing that defect, so that was the remedy. And what was the reason of the remedy? To stop the harassment by the prostitutes. तो ये था हिडन्स रूल, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था. अब हम लोग एक और रूल के बारे में आज पढ़ेंगे, दैट इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन और रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में. हम आज क्लियर करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केस लॉ. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जो है वो एक मैक्सिम पे आधारित है जिसका नाम है ऊत रेस मजीज वलियाम क्वाम पर्यात. ठीक है, अब दिखने में ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, बट इसका मतलब बहुत सिंपल है. हम इसको 3 पार्ट में समझेंगे. सबसे पहले एक जनरल रूल क्या कहता है. तो जनरली क्या होता है कि जो भी वर्ड्स होते हैं उसे हम पहला इंटरप्रिटेशन करते हैं इन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग. जैसे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया था कि किसी भी कानून में, किसी भी लॉ में अगर कोई शब्द लिखे गए हैं तो उस शब्द को सबसे पहले उसके ऑर्डिनरी, नेचुरल, पॉपुलर और ग्रामेटिकल सेंस में समझना होगा. हालांकि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, हमने पढ़ा था ये लाइन, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. तो अगर ऑर्डिनरी मीनिंग किसी भी प्रकार से फेयर कंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है या सही मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो फिर हम
रीजनेबल कंस्ट्रक्शन रूल को अप्लाई करेंगे. सो जनरली द वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ हैव टू बी कंस्ट्रूड इन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग. हाउएवर इफ द ऑर्डिनरी मीनिंग डज नॉट गिव द फेयर कंस्ट्रक्शन, then this rule, that is the rule of reasonable construction, is used. Now rule of reasonable construction is based on the कॉमन सेंस. मतलब ये कि हर एक चीज को लिटरल सेंस में नहीं समझा जाना चाहिए, इसमें आप अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे, और कॉमन सेंस अप्लाई करके जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो निष्कर्ष निकल के आ रही है, वो फाइनल माना जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स फ्रॉम द लॉ must be interpreted by applying the common sense, keeping in mind the intention of the legislature or the lawmaker, so as to give the sensible meaning to those words. मतलब क्या कि जब लॉ मेकर कोई लॉ पास कर रहा है तो वो कुछ सोच समझ के लॉ पास किया होगा और उसका एक पर्पस होगा. आपको उस पर्पस को ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए बिना उसे डिफीट किए आपको चीजों को इंटरप्रेट करना है, आपको वर्ड्स को इंटरप्रेट करना है. अगर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करके लॉ मेकर्स का पर्पस डिफीट हो रहा है तो आपको रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं करना है. फिर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि भैया ये लॉ अगर पास किया गया था तो इसका मेन मकसद क्या था, और वही रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहलाता है. कंक्लूड अगर मैं करूं तो यहां पे रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो लेजिस्लेचर के इंटेंशन पे फोकस करे, ना कि मियरली जो शब्द लिखे गए हैं उसका लिटरल मीनिंग समझ के. इट मींस ये दैट रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कैन नॉट अलोन helps in correct interpretation of the statute. We have to take into consideration the other rules as well. For example, जैसे हम लोगों ने स्ट्रीट शब्द का इंटरप्रिटेशन, रूल स्ट्रीट वर्ड का इंटरप्रिटेशन हिडन्स रूल के माध्यम से किया था, उस केस में रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी कोर्ट ने अप्लाई किया था कि कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस के हिसाब से आप बताइए कि उस एक्ट का मकसद क्या था. उस एक्ट का तो यही मकसद था ना कि हरासमेंट ना हो. अब हरासमेंट तुम अपने घर से करो, या हरासमेंट तुम अपने पब्लिक प्लेस में करो, या हरासमेंट तुम स्ट्रीट में जाके करो, मेन मकसद तो हरासमेंट रोकना था ना भाई. मेन मकसद ये थोड़ी था कि कहां से हरासमेंट कर रहे हैं. अब ये तो वही बात हो गई कि तुम अगर चाकू फेंक के मारोगे तो मर्डर नहीं है, तुम अपने हाथ से मर्डर कर रहे हो, मतलब चाकू को हाथ में रख के मर्डर कर रहे हो तो ही वो मर्डर कहलाएगा. ये तो वही बात हो गई. तो यहाँ पे रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में बोल रहा है कॉमन सेंस अप्लाई करना है. लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए जो पार्लियामेंट है उसकी इंटेंशन पे मेन फोकस करना है. इज इट क्लियर एवरीवन? क्या आपको ये जो हाउ वेरी गुड, हाउ इज कॉमन सेंस डिफरेंट फ्रॉम जनरल रूल? देखिए जनरल रूल क्या है, जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, ये उस पे बात हो रही है. यहां जनरल रूल की जो बात हो रही है वो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो रही है कि अगर कोई चीज जैसे लिखी है उसको एज इट इज पढ़ने से अगर उसका इंटेंशन फुलफिल नहीं हो रहा है या पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर हम अपना कॉमन सेंस भी उसमें अप्लाई करेंगे. जैसा कि मैंने बताया कि क्या लिखा हुआ है, if a person is stabbing if a person is stabbing someone through knife and he kills, then he will be punishable. तो इसका इंटरप्रिटेशन लगा रहा है ये कि अगर कोई व्यक्ति चाकू से किसी व्यक्ति को गोब रहा है या स्टैब कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, मर्डर माना जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी. मतलब अगर एक व्यक्ति चाकू को फेंक के मार रहा है, वो हाथ में पकड़ के नहीं घोप रहा है, वो चाकू फेंक के मार रहा है और उससे उस सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो क्या इस हिसाब से रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या उसको सजा नहीं होगी? तो भैया यहाँ कॉमन सेंस अप्लाई करना है. कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि चाकू से मारने चाकू से मारने पे क्या लिया गया, ये पर्टिकुलर पनिशमेंट निर्धारित की गई है. अब तुम हाथ में रख के मारो या फेंक के मारो, मारना गलत है. और कॉमन सेंस ये कहता है कि यहाँ पे लॉ मेकर्स का इंटेंशन है मर्डर को रोकना, मर्डर को क्राइम के कैटेगरी में डालना, ना कि मर्डर कैसे किया जा रहा है. यहाँ पे फोकस मर्डर कैसे किया जा रहा है उस पे नहीं है, यहाँ पे फोकस क्या है, मर्डर करना. इज इट क्लियर? स्थिति क्या क्लियर है बेटा? वेरी गुड.
चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं इसमें केस लॉ की। ठीक है, एक बड़ा अच्छा केस लॉ है आर वर्सेस एलन का। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रोविजन के तहत या कौन से एक्ट के किस प्रोविजन के तहत यहां पे इशू क्रिएट हुआ था। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर केस लॉ में जिस प्रोविजन का हम इंटरप्रिटेशन करेंगे वो प्रोविजन है सेक्शन 57 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट 1861। इस सेक्शन के अंतर्गत क्या कहा गया? इस सेक्शन के अंतर्गत यह कहा गया कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी पहले पत्नी या पहले पति के होते हुए दूसरी शादी करता है तो उसे बाइगेमी का दोषी पाया जाएगा, मतलब बहु विवाह का दोषी पाया जाएगा या दो विवाह का दोषी पाया जाएगा और उसको सजा मिलेगी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 57 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रोविजंस एक्ट 1861 में यह कहा गया था कि कोई भी हूसोएवर बीइंग मैरिड, कोई भी व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है, अगर वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से शादी करता है अपनी पहली पत्नी या पहले पति के जिंदा होते हुए बिना डिवोर्स के, तो फिर उसे गिल्टी पाया जाएगा बाइगेमी का। अब इसमें हुआ क्या समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ है, बहुत मजा आएगा आपको ये केस लॉ सुनने में। ठीक है, एलन नाम का एक व्यक्ति था, ध्यान से समझना, बड़ा मजेदार है। एलन नाम का एक व्यक्ति था, उसको लगा कि उसकी पहली पत्नी मर गई है, तो उसने क्या किया कि दूसरी शादी कर ली। जैसे ही उसने दूसरी शादी की तो उसके ऊपर बाइगेमी का चार्जेस लगा कि आपकी पहली पत्नी जिंदा है, पहली पत्नी के जिंदा होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली है, तो सेक्शन 57 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट 1861 के हिसाब से आपको बाइगेमी का दोषी पाया जाता है और आपको सजा मिलेगी। अब एलन का कंटेंशन क्या था, ध्यान से समझना। एलन ने कहा कि माय लॉर्ड, पहली बात तो यह कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पहली पत्नी जिंदा है, मुझे लगा कि मेरी पहली पत्नी मर गई है, और चूंकि मेरी पहली पत्नी मर गई थी इस वजह से मैंने दूसरी शादी की, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी पहली पत्नी जिंदा है। दूसरी बात यह कि माय लॉर्ड, जब एक्ट में लिखा है कि पहले पत्नी के जिंदा होते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हो तो वो लीगल नहीं है। तो माइला, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंशन, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए पहले ही से डिस्क्लेमर दे रहा हूं। एलन ने कहा कि माय लॉर्ड, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पहली पत्नी जिंदा है, और चूंकि मुझे लगा कि मेरी पहली पत्नी मर गई है इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली, तो इसमें मेरी गलती नहीं है माय लॉर्ड। दूसरा कंटेंशन उसने दिया कि माय लॉर्ड को जो एक्ट है, जो सेक्शन है, उसमें लिखा गया है कि पहली पत्नी के जिंदा होते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हो तो दूसरी शादी लीगल नहीं होगी या दूसरी शादी इलीगल है। तो माय लॉर्ड, अगर दूसरी शादी इलीगल है तो उस हिसाब से तो मैं मैरिड ही नहीं हूं सेकेंड टाइम। अब ध्यान समझना, इसके कंटेंशन में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये कह रहा है कि माय लॉर्ड, आप ये कह रहे हो, मतलब ये सेक्शन ये कह रहा है कि अगर आपने दूसरी शादी की है पहली पत्नी के जिंदा होते हुए तब आपको सजा मिलेगी बाइगेमी के अंतर्गत, लेकिन सजा तो तब मिलेगी ना माय लॉर्ड जब मेरी सेकेंड मैरिज लीगल होगी। यहां पे वो क्वेश्चन किस पे कर रहा है? यहां पे वो क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी सेकंड मैरिज तो लीगल ही नहीं है, जब वो लीगल ही नहीं है तो मेरे ऊपर कैसे आरोप लगेगा कि मैंने दो शादी की है। अगर मेरी दूसरी शादी प्रॉपर लीगल मानी जाती लॉ के द्वारा तब मुझ पे आरोप लगता बाइगेमी का, और तब मैं मान लेता कि हाँ मैं दोषी हूं बाइगेमी का, और फिर मुझे सजा दे देते। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया। उन्होंने बोला, भाई साहब आप मुझे एक बात बताइए, आपने सेकंड मैरिज कैसे की? उसने बोला कि सर मैंने सेकंड मैरिज जो है वो प्रॉपर सेरेमनी करके की, कुछ लोग जो थे वो सेरेमनी अटेंड किए, उससे मेरी शादी हो गई। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, कोर्ट समझा रही है उसको, इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई साहब
कि आपने शादी का समारोह किया, आपने शादी में लोगों को सम्मिलित किया, आपने पूरी रीति रिवाज से शादी की, दूसरी शादी की। तो जो लीगल सेरेमनी आप परफॉर्म कर रहे थे, इससे ये सफिशिएंट ग्राउंड है कि आपकी दूसरी शादी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरी शादी वॉइड थी, दूसरी शादी मान्य ही नहीं थी। भैया, लॉ में लिखा है कि दूसरी शादी अगर आप करते हो पहली पत्नी के होते हुए तो आपको सजा मिलेगी। शादी मान्य हो या न मान्य हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, और इस कंटेंशन से आप बच नहीं सकते कि आपने दूसरी शादी की है। आपको बाइगेमी के चार्जेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पहली पत्नी के जिंदा होते हुए भी दूसरी शादी की है। यहां पे आपके दोनों कंटेंशन जो है वो बेसलेस है। ऐसे तो फिर कोई भी व्यक्ति कल आके कहेगा, अरे माय लॉर्ड, गलती हो गई, मैंने दूसरी शादी इसलिए कर ली क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पहली पत्नी जिंदा है, मुझे तो लग रहा था कि मेरी पहली पत्नी जिंदा ही नहीं है, मर गई है, इस वजह से मैंने दूसरी शादी कर ली। अब इसका कोई प्रूफ थोड़ी ना है कि आपको क्या लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था तो ऐसा मैंने कर दिया, ऐसे तो कोई भी आके बोलेगा। और दूसरी चीज ये बोल रही है, दूसरा चीज कोर्ट ये समझा रहा है कि देखो, आप हमको बेवकूफ मत समझो, कॉमन सेंस लगाओ। लीगली मैरिज लीगल है या नहीं है, लॉ के हिसाब से सही है या गलत है, इस पे क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपने शादी की, और शादी का मतलब क्या है। यहां पे वर्ड किस पे इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, यहां पे मैरिड शब्द पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हम लोग। कोर्ट मैरिड शब्द का इंटरप्रिटेशन कर रही है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करके, कि मैरिज का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपने शादी की है, चाहे वो रीति रिवाज से शादी की हो, या कोर्ट में जाके शादी की हो, या किसी भी दूसरे तरीके से शादी की हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे भारत में शादी आर्य समाज में भी होती है। हमारे यहाँ शादी प्रॉपर सेरिमनी करके भी होती है, जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है, प्रॉपर सारी सेरिमनी होती है, संगीत, हल्दी, मेहंदी, उसके बाद शादी, सगाई, ये सब होता है। एक होता है कि आप मंदिर में जाके शादी करते हो, एक होता है कि आप कोर्ट में जाके शादी करते हो। शादी किसी भी तरीके से करो, फर्क नहीं पड़ता है। और यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि इस पर्टिकुलर केस में शादी लीगल है या नहीं है। यहां पे फर्क पड़ता है कि पहले पत्नी के जिंदा होते हुए आपने शादी की है, चाहे किसी भी तरीके से की हो, इसलिए आपके ऊपर बाइगेमी के चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। क्योंकि इस लॉ का मेन मकसद ये था कि पहली पत्नी के जिंदा होते हुए दूसरे शादी आप नहीं कर सकते। और यहां सेम अप्लाइज टू लड़की एज वेल। मतलब अगर वो भी अपने पहले पति के जिंदा होते हुए दूसरी शादी कर लेती है, तो वो भी क्या माना जाएगा, बाइगेमी माना जाएगा, और उसके ऊपर भी सेम चार्जेस लगेंगे। क्या आपको क्लियर है बेटा? आई होप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ है, और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको एक बार फटाक से पढ़ लेते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला है प्रोविजन, सेक्शन 57 ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट 1861 स्टेट्स दैट whosoever being married shall marry other person during the lifetime of the former spouse without divorce shall be guilty. Fact of the case was that Ellen was accused of bigamy under this act and hence punishable. डिफेंडेंट का कंटेंशन क्या था? ही कंटेंडेड दैट हिज सेकंड मैरिज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज लीगल एज ही बिलीव्ड दैट हिज फर्स्ट वाइफ वाज डेड एंड हेंस नॉट चार्जेबल और नॉट पनिशेबल अंडर बाइगेमी। इंटरप्रिटेशन, मैरिज शब्द का इंटरप्रिटेशन यहां पे किया गया। कौन से शब्द का? मैरिज शब्द का। द कोर्ट नीड्स टू इंटरप्रेट द वर्ड मैरिज एंड टू डिसाइड वेदर मैरिज सेरेमनी is chargeable under this act even if it was not legally valid. क्या मैरिज सेरेमनी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत मैरिज के डेफिनेशन में फॉल करेगा, भले ही वो लीगली वैलिड नहीं था? कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया? कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि भले ही आपकी सेकंड मैरिज वॉइड रही हो, ड्यू टू द फैक्ट दैट फर्स्ट मैरिज इज स्टिल वैलिड, इट कैन स्टिल बी कंसिडर्ड एज मैरिज because it involves a proper marriage ceremony. कंक्लूजन क्या निकलता है? इस इंटरप्रिटेशन से क्या होगा? ये आगे
समाज में क्या संदेश जाएगा? आगे समाज में ये संदेश जाएगा कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ मतलब कोई भी व्यक्ति बाइगेमी के चार्जेस से सिर्फ इसलिए नहीं बच सकती कि उसको लग रहा था कि पहली पत्नी मेरी जिंदा नहीं है या पहला पति मेरा जिंदा नहीं है, और दूसरा कि सेकंड मैरिज तो लीगल ही नहीं है, तो मुझ पे क्या आरोप और कैसा आरोप। तो इस कंटेंशन पे आप नहीं बच सकते। इसी चीज के लिए क्या किया गया है, ये इंटरप्रिटेशन दिया गया है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली बस इतना समझना है कि किस तरीके से लॉ में लिखी हुई बातों को इंटरप्रेट करो, किस तरीके से लॉ में लिखे हुए चीजों को समझो और उससे कंक्लूजन निकालो। तो पिछली क्लास में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उससे निष्कर्ष निकालना। तो यहां पे मैरिज शब्द को कैसा इंटरप्रेट किया गया कि मैरिज शब्द के अंतर्गत मैरिज सेरेमनी भी आएगी। मतलब अगर रीति रिवाज से आप विवाह कर रहे हो, रीति रिवाज से शादी कर रहे हो, तो उसे भी मैरिज कहा जाएगा। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है, इस रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करके हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं बच सकता है कि उसको लग रहा था कि पहली पत्नी जिंदा नहीं है, मर गई है, और इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली, या दूसरी शादी को आप इलीगल नहीं कह सकते हो जिसके बेसिस पे आप बच जाओ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखो आपका जो प्रश्न है, स्थिति आप कह रहे हो कि कौन से केस में बाइगेमी लीगल होगा। तो बाइगेमी शब्द का मतलब क्या होता है? दो शादी करना। बाइगेमी शब्द का मतलब क्या होता है? दो शादी करना। पहली पत्नी के जिंदा होते हुए या पहले पति के जिंदा होते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हो तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, ठीक है, आपको सजा मिलेगी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बाइगेमी कौन से केस में लीगल होगी ये तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से एक्ट में अलाउ किया गया। अगर एक्ट में लिखा गया है कि बाइगेमी अलाउड है तब तो आप कर सकते हो। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपको 4 शादी अलाउड है, तो उस केस में केस नहीं किया जा सकता है उनके लॉ के हिसाब से, पर्सनल लॉ अगर अप्लाई होगा तो। इसीलिए तो भारत देश में क्या लाने की प्रक्रिया चल रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रक्रिया चल रही है कि भारत में सारे पर्सनल लॉज को खत्म करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए जो देश के सभी वर्गों पे एक समान अप्लाई हो। कि अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दो शादी करने की अनुमति नहीं है तो दूसरे समूह या दूसरे वर्ग के व्यक्ति को भी दो शादी करने की परमिशन नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो केस टू केस डिपेंड करता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर पहले पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तब आप शादी कर सकते हो, या पहले पति या पत्नी से आपका डिवोर्स हो गया है, तलाक हो गया है, तो आप शादी कर सकते हो। क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? चलिए एक और केस देखते हैं। ठीक है, तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह। अभी तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह का क्या केस है, आइए समझते हैं। केस का नाम है तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1955, सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 830। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले तो केस का बैकग्राउंड क्या समझ लेते हैं। हुआ क्या था, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में बचित्तर सिंह नाम का व्यक्ति जीत गया। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था, पंजाब लेजिस्लेशन का इलेक्शन था। बचित्तर सिंह जीत गया।
बचित्तर सिंह जीत गया तो तीरथ सिंह ने क्या किया, बचित्तर सिंह के खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। और उसने उस इलेक्शन पिटीशन में ये कहा कि हे इलेक्शन कमीशन, ये जो बचित्तर सिंह है, इसकी जो जीत हुई है, ये जीत वैलिड जीत नहीं है। इसने ढेर सारे करप्ट प्रैक्टिसेस किए हैं माय लॉर्ड, और इस वजह से इसका इलेक्शन रद्द किया जाए। इसका जो चुनावी जीत है उसको रद्द किया जाए। तो अब इसने इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया। किसने? ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। तो इसने, तीरथ सिंह ने एक इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया। अब पहला प्रश्न जो उठा ये कि जो इलेक्शन पिटीशन तीरथ सिंह ने दाखिल किया, क्या वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरा कर रहा था जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में लिखा गया है? अभी आप देखना, अभी इलेक्शन का समय चल रहा है ना, ढेर सारे इस प्रकार के केसेस आएंगे। और कौन से एक्ट के अंतर्गत आएंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत। और सभी लोग इलेक्शन कमीशन में पहुंच जाएंगे, छोटी छोटी बयान के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए पार्टीज जो है वो इलेक्शन कमीशन में चली जाएंगी। तो तीरथ सिंह ने जो इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया, सवाल है कि इलेक्शन पिटीशन क्या होता है सर? इलेक्शन पिटीशन का मतलब होता है, जो आप एक पिटीशन दाखिल करते हो, आप एक याचिका दाखिल करते हो जिसमें आप सामने वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि भैया इसका जो इलेक्शन है वो सही नहीं है, वो मान्य नहीं होना चाहिए, इसे रद्द कर देना चाहिए क्योंकि इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की गई है, या कोई भी दूसरा एलिगेशन जिससे सामने वाले का जो इलेक्शन है वो रद्द हो जाए। अब हुआ क्या इसमें? इलेक्शन कमीशन ने तीरथ सिंह के अगेंस्ट में फैसला दिया, और किस बेसिस पे दिया वो भी ध्यान रखने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि भाई साहब तीरथ सिंह, आपने जो इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया है ना, उसमें बहुत सारे टेक्निकल एरर हैं। आपको जिस तरीके से इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना चाहिए था वो तरीका गलत है, वो फॉर्मेट गलत है। मतलब यहां पे इलेक्शन कमीशन टेक्निकल इशू पे तीरथ सिंह के अगेंस्ट फैसला दे रही है। वो ये नहीं देख रही है कि बचित्तर सिंह का इलेक्शन सही है या गलत है, या जो तीरथ सिंह ने आरोप लगाया वो सही है या गलत है। उस पर कोई एक्शन नहीं दिया जा रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मात्र इस बेसिस पे पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि जो पिटीशन थी वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में प्रेजेंट नहीं की गई थी, वो एक्ट में लिखे हुए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही थी। ये तो वही बात हो गई कि आपने प्रॉपर, आपने एक आपकी तबीयत खराब है, आपने अपने स्कूल या कॉलेज में एक लेटर लिखा, एक लीव एप्लीकेशन लिखी जिसमें आपने प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स चिपकाए, मेडिकल सर्टिफिकेट चिपकाया, लेकिन आपने लेटर का फॉर्मेट गलत लिखा, तो स्कूल वाले ने बोल दिया कि चूंकि आपने लेटर का फॉर्मेट सही नहीं लिखा है, आपको पहले टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट, फिर सारा कंटेंट लिखना था और फिर अपना नाम लिखना था। आपने ऐसा नहीं किया, चूंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल दिक्कत है, इसलिए आपके लीव एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है और आपके ऊपर फाइन लगेगा और आप स्कूल आइए पहले। तो ये तो वही बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया किसने? तीरथ सिंह ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को के प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ा, उसमें इलेक्शन पिटीशन को फाइल करने के क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उस पर उन्होंने उसको पढ़ा, उसको समझा। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि पिटीशन जो है वो पिटिशनर के द्वारा साइन होना चाहिए और जो भी सीपीसी के कंडीशंस है वो फुलफिल होने चाहिए। ठीक। इस डिस्प्यूट का क्रक्स क्या था? इस डिस्प्यूट का क्रक्स क्या था कि क्या पिटीशन का वेरिफिकेशन लीगली सही है या नहीं है। अब कोर्ट ने रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया। उन्होंने कहा अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या कर रहे हो आप? यहां पे आपको यह मतलब नहीं है कि बचित्तर सिंह का इलेक्शन वैलिड है या नहीं है। आपको यह मतलब है कि जो पिटिशनर है, इलेक्शन पिटिशनर है, उसने ठीक से फाइल किया है कि नहीं किया, ये कोई बात है? मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो सब्सटेंटिव जस्टिस है उसके ऊपर आप टेक्निकल चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हो।
तो कोर्ट ने कहा दैट टेक्निकलिटी शुड नॉट ओवरराइड द सब्सटेंटिव जस्टिस। क्या कहा? कोर्ट हाईलाइटेड द टेक्निकलिटी शुड नॉट ओवरराइड द सब्सटेंटिव जस्टिस। और खास करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इलेक्शन जो इतनी बड़ी चीज है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शन है, उसमें आप टेक्निकलिटी पे फोकस करोगे, सब्सटेंटिव जस्टिस पे फोकस नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसका जो डिसीजन था उसको ओवररूल किया और उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह, आपका इलेक्शन पिटीशन हम एक्सेप्ट करते हैं और सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट सही पाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि पिटीशन का जो वेरिफिकेशन है उसमें कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने लॉ के हिसाब से चीजें फाइल की है और उसमें जो लिखा है उस पर हम फैसला देंगे, उस पर हम एक्शन लेंगे। द डिसमिसल ऑफ द पिटीशन ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स वाज सीन एज अनजस्ट एंड कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द लॉ, which aims to resolve the genuine disputes over the electoral malpractices. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया उससे जो भारतीय चुनाव व्यवस्था है उसमें फेयरनेस हो, टेक्निकल ग्राउंड पे किसी व्यक्ति को अनड्यू एडवांटेज न मिले और जो भी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का क्लेम कर रहा है उसके ऊपर कोर्ट संज्ञान ले और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। अभी देखिएगा, आपको मैंने आप लोगों से शुरुआत में जब मैं रोड मैप की क्लास ले रहा था तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ के सब्जेक्ट से प्यार करना है तो फिर आप लोगों को न्यूज से अपडेट रहना पड़ेगा। आप डेली कुछ मिनट, कुछ समय न्यूज को दीजिए, आपको ढेर सारी चीजें समझ में आएंगी, आप रिलेट कर पाओगे लॉ से, आपको इस सब्जेक्ट से इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा कि आपको हर जगह JIGL ही दिखेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। अभी इसी केस से रिलेटेड एक केस हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आपको याद होगा 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी क्यों लगाई थी? क्या कारण था कि इमरजेंसी लगाई गई? ऐसा कौन सा फैसला आ गया था जिसके कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी? इंदिरा गांधी को क्या डर था जिसके कारण उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी पूरे देश भर में? क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई ऐसा डिसीजन आया था जिसके कारण उनका इलेक्शन रद्द हो सकता है? ये सब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अभी आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन में ढेर सारे केसेस आएंगे जो अलग अलग पार्टीज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका खैर इंटरप्रिटेशन से कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आप इससे अपडेट रहिएगा। अभी वेस्ट बंगाल के एक नेता हैं, ठीक है, TMC के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं या सॉरी जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा बयान आया कि 4 जून की इलेक्शन के बाद तो सेंट्रल फोर्सेस चले जाएंगे, उसके बाद तो तुमको हमारे साथ ही रहना है। मतलब इस तरीके की धमकी दी गई कि भैया अभी तो आपके पास सुरक्षा है तो आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन सुरक्षा हटने के बाद क्या करोगे? तो बीजेपी जो है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जा रही है और इलेक्शन कमीशन में वो शिकायत दर्ज कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर वार है कि आप किसी व्यक्ति को धमकी दे रहे हो कि अगर आपने इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट किया तो हम आपके साथ इलेक्शन के बाद क्या करेंगे, ये आप सोच सकते हो। तो ये सारे जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी इलेक्शन के दौरान आपको देखने को मिलेगी। आप न्यूज से अपडेट रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सारे चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होती हैं। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप जितने भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ये आपके विवेक पे मैं छोड़ देता हूं, लेकिन शेयर करना ये मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं ताकि अगर कोई बच्चा
एग्जाम टाइम पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जूझ रहा हो तो उसे एक वीडियो मिल जाएगी जिसपे उसको कंप्लीटली कॉन्सेप्ट और केस लॉ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसका फायदा खुद भी लीजिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए। और अगर आपको JIGL का पूरा कोर्स परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम और भी सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। JIGL की शुभ शुरुआत हो चुकी है CS एग्जीक्यूटिव के बैच के लिए, जो कि दिसंबर में बच्चे अप्लाई करेंगे, दिसंबर 2024 में। आप उनका आप लेक्चर परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर आपको परचेज डिसीजन लेना है, किस बेसिस पे लेना है, तो रोड मैप ऑफ JIGL की क्लास जरूर देखें। उसमें मैंने सब कुछ समझाया कि कैसे हम कोर्स कवर करेंगे, क्या क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बाय बाय।